So this is next video in which the depreciation theory I am explaining, and in this video I'll discuss about our two methods. That is, वैसे तो there are many methods of deciding the depreciation for calculating the amount of depreciation, but in your syllabus there are two only, that is straight line method and WDV, that is written down value method. So जो straight line हमारा method है, it has different names. One is your straight line method itself, another one is your original cost method itself, next one is your equal installment method, third one is your fixed installment method. ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये इसके अलग अलग नाम हैं. तो स्ट्रेट लाइन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, लेकिन वो कुछ परसेंटेज चार्ज करता है, वो भी किस पर? ओरिजिनल कोस्ट पर. अब बात यह है कि ओरिजिनल कोस्ट क्या है. ओरिजिनल कोस्ट ऑफ असेट्स आपकी वो कोस्ट होती है जितने प्राइस में, या फिर बुक वैल्यू कह सकते हैं, जितने में भी हमने असेट्स को खरीदा है. ठीक है, तो उसको हम लोग ओरिजिनल कोस्ट बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला 10,000 की मशीनरी है और फिक्स्ड परसेंटेज है 10%, तो 10,000 का 10% यानी कि 1,000 आपका क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा. डेप्रिसिएशन को हर साल चार्ज किया जाता है इस मेथड में, और हर साल एक तरीके से सेम इक्वल ही अमाउंट को ऑफ डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है. यानी कि पहले साल अगर 1,000 लगा है तो सेकेंड ईयर भी 1,000 लगेगा, थर्ड ईयर भी 1,000 लगेगा, हर साल ही 1,000 लगेगा. लेकिन बस ये है कि पूरे साल का होना चाहिए. ठीक है, समझ में आ गया. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर आप पीरियड ले रहे हो, तभी आप उसको कंप्लीट ईयर का चार्ज करोगे. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मशीनरी आपने अगर मिड में खरीदी है, तो आप स्टार्टिंग वाले ईयर में, तो अगर मिड में खरीदी है तो यानी मिड मतलब 6 मंथ्स, तो अगर स्टार्टिंग में तो आप 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा देंगे, लेकिन उसके अगली बार से आप वही सेम इक्वल डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगाएंगे. ठीक है, तो डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड में फिक्स परसेंटेज होती है, ओरिजिनल कोस्ट पे लगता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं. ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, और डेप्रिसिएशन को एनुअली यानी कि हर साल चार्ज किया जाता है, और इसको तब तक करते जाते हैं जब तक कि आपकी असेट्स की वैल्यू 0 ना हो जाए, और जब तक कि आपका जो एस्टिमेटेड लाइफ है उस असेट्स की वो कंप्लीट ना हो जाए. ईयर ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब ईयरली डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट होती है पर एनम की, वो कैसे निकालते हैं, ये आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओरिजिनल कोस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट्स. मेरिट्स क्या क्या है इसके बेसिकली, कि तो ये है कि ये सिंपल है. डेप्रिसिएशन निकालना सिंपल रहता है स्ट्रेट लाइन मेथड में, क्योंकि हर साल सेम ही लगना है, तो आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. दूसरी बात यह है कि इक्वल अमाउंट को डेप्रिसिएशन के चार्ज किया जाता है हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में. अब हर साल 10,000 का 10%, यानी कि हर साल आप 1,000 ही लगाओगे, तो बर्डन हर साल इक्वल रहता है. ठीक है, यानी कि हर साल आपको 1,000 का ही बर्डन बियर करना पड़ेगा. दूसरी बात, असेट्स पूरी तरीके से राइट ऑफ हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने 5 साल तक 5,000 मतलब वो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 साल तक 1,000 डेप्रिसिएशन लगाया है, तो 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 एंड लास्ट 1,000, तो आपकी जो एक तरीके से इसकी तरीके से क्या होता है कि आपकी जो असेट्स है वो कम्प्लीटली राइट ऑफ हो जाती है. नेक्स्ट आ जाती है नॉलेज मिलती है आपको ऑफ द ओरिजिनल कोस्ट एंड अप टू डेट का डेप्रिसिएशन, की आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन आपने लगाया है उसको आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो अलग से पता लग जाती है, क्योंकि सेम अमाउंट होती है, तो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई इट विद द नंबर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1,000 लगाया 5 साल तक, तो 1,000 इंटू 5 5,000 है ना, तो वो ऑटोमेटिकली निकल के अमाउंट आ जाती है. डीमेरिट्स इसमें ये हैं कि कई बार इसको निकालने में डिफिकल्टी आती है, स्पेशली उन क्वेश्चंस में जब आप बेच रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अनइक्वल चार्ज अगेंस्ट द इनकम. कई बार ये भी होता है कि मतलब रिपेयर वगैरह कराना पड़ता है असेट्स को, या ऑयलिंग करनी पड़ती है, या उसकी सर्विस करानी पड़ती है, तब कई बार जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बर्डन है वो कई बार ज्यादा हो जाता है रिपेयरिंग वगैरह की वजह से. तो रिपेयरिंग की जो कॉस्ट आती है वो हर साल अलग अलग आ सकती है. नेक्स्ट आ जाता है अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर. अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो एफिशिएंसी है या यूजफुलनेस जो होती है मशीन वो अर्लियर
ईयर्स में ज़्यादा होती है। जब भी कोई भी मशीनरी को आप परचेज करते हो तो पहले कुछ साल में वो बहुत स्मूथली चलती है, लेकिन जैसे जैसे उस असेट्स को काफ़ी टाइम हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ख़राब होने लगती है। ठीक है, तो यानी कि लेटर ईयर्स में ख़राब होती चली जाती है मशीनरी। ओमिशन ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स की कई बार बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिनको आप एक तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ मतलब ओमिशन का मतलब होता है कुछ फैक्टर्स रह जाते हैं कंप्यूटेशन में। दूसरी बात, अनरियलिस्टिक है ये। ठीक है, क्योंकि वैल्यू ऑफ असेट्स कभी भी कह रखा है, मतलब यहाँ पे अनरियलिस्टिक है। कई बार ऐसा नहीं होता कि असेट्स की वैल्यू हमेशा ही 0 आ जाए, ऐसा कई बार होता है तो कई बार नहीं भी होता। डिफिकल्टी आती है इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्क्रैप वैल्यू की 15 साल बाद या 20 साल बाद या 25 साल बाद वो असेट्स कितने में बिकने वाली है, उसका भी एक तरीके से डिसाइड करना, उसको एक्चुअल प्रैक्टिस में लेके आना या डिसाइड करना, तो ये सब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं उनकी वैल्यूज़ को निकालना। सिंपल है। सुटेबिलिटी क्या है कि ये जो मेथड है वो सिर्फ तभी सुटेबल है जब यूज़फुल लाइफ हो और अगर आप उसको एक तरीके से एस्टिमेट कर पा रहे हो तो। और अगर ऐसे कोई भी खर्चे हैं जो कि रिपेयर वगैरह या रिन्यूअल पे नहीं लग रहे तो ये बेटर मेथड है। अदरवाइज रिपेयर के हर साल अगर अलग अलग चांसेस लगेंगे तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की ये जो भी जर्नल एंट्रीज हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी पहले। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका WDV मेथड, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके भी अलग अलग एक तरीके से नाम हैं, वो क्या नाम है वो देख लेते हैं। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और एक है आपका डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और एक यही है दैट इज WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अच्छा, इसके नाम से ही पता लग रहा है, जैसे आप अगर आप यहाँ से देखिए ना, इसका नाम ही यही है, ये देखो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। उसमें नाम था इक्वल इंस्टॉलमेंट क्योंकि हर साल 1,000 लगता था या जो भी अमाउंट है। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड का मतलब है हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होती चली जाएगी और ये भी इतना मतलब बिल्कुल डिपिक्ट कर रहा है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड की जो भी बैलेंस आएगा डिमिनिश हो करके उस बैलेंस के ऊपर लगेगा। अगर आपने ध्यान से प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किए हैं तो उसमें मैंने बताया है कि जो बैलेंस आएगा उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। कौन से मेथड में? रिटन डाउन वैल्यू मेथड में। ठीक है, तो इस मेथड में जो वैल्यू होती है असेट्स की वो डिमिनिश होती चली जाती है हर साल और जो अमाउंट होती है डेप्रिसिएशन की वो भी चेंज हो जाती है, सेम नहीं रहती, डिक्लाइन होती चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 10% है, वही सेम ले रहे हैं हम लोग, 10,000 है और 10% का डेप्रिसिएशन है, लेकिन मेथड मैंने चेंज कर दिया। मेथड यहाँ पे WDV है, तो कैसे लगेगा? 10,000 का 10%, पहले कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 1,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर देखिए आप, जैसे 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा, सॉरी 10,000 की मशीनरी है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा 1,000 रुपीज़ का पहले, क्योंकि 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000 रुपीज़। 1,000 लगा। अब मशीनरी का बैलेंस कितना आ गया है? बैलेंस कितना आया? 9,000। अब ये 9,000 पे 10% लगेगा, यानी कि 9,000 का 10% कितना हुआ? 900। इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब अगले साल फिर और कम लगेगा। तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन को हमेशा बैलेंस वैल्यू पे निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ईयर लगाना हो तो 9,000 माइनस 900 आएगा 8,100। तो नेक्स्ट ईयर कितना लगेगा डेप्रिसिएशन? 810, क्योंकि 10% लेना है। इस तरीके से 7290 का फिर 10%। ठीक है, चलिए ओके, इस यहाँ पे ऑलरेडी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मैंने आपको इधर करा दिया है वैसे तो। ठीक है, ये देखो आ रहा है ना, इस तरीके से अलग अलग डेप्रिसिएशन लग रहा है। तो देखिए बुक वैल्यू यहाँ पे इज द रिटन डाउन वैल्यू एक तरीके से होती है जो कि आती चली जाती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो मैरिट्स में ये इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है इसका निकालने के लिए। तो 1,000 का 10% या जो भी आएगा बस निकाल करके आप कर सकते हैं। दूसरी बात, इक्वल चार्ज है अगेंस्ट द इनकम। देखो यहाँ पे क्या था कि इक्वल चार्ज नहीं था, और सॉरी इधर स्ट्रेट लाइन वाले मेथड में, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो भी लगता है
ईयर आफ्टर ईयर जो भी लगता है, तो अगर आप उसको एक तरीके से ग्रुप वगैरह कर देते हो, सारी चीज़ों का रिपेयर वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, हर एक चीज़ को एक तरीके से ध्यान देते हो आप, तो सारी चीज़ें हो जाती हैं बैलेंस्ड आउट। नो अनड्यू प्रेशर इन द लेटर ईयर्स, ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि डेप्रीसिएशन इसमें कम होता चला जाता है, और जितना कम है उतना तो हमारे लिए अच्छा ही है कि पहले साल आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, अगले साल कम, फिर उससे अगले साल और कम, जितनी कम वैल्यू हो हमारे लिए तो उतने फ़ायदे की बात है ना। नेक्स्ट आ जाता है बैलेंस ऑफ असेट्स इज नेवर रिटन टू जीरो। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी कि इस मेथड के अंदर असेट्स कभी भी रिड्यूस नहीं होती जीरो लेवल तक, है ना। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अप्रूव मेथड है। और दूसरी बात, एक बात का हमेशा ध्यान में रखिएगा, जितनी भी कंपनीज हैं वो हमेशा WDV मेथड ही इस्तेमाल करती हैं। स्ट्रेट लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, गुड, लेकिन एक्चुअल में, और क्वेश्चन भी आता है स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड में से, लेकिन इन रियलिटी या एक्चुअल में अगर आप जितने भी ऑफिसेज, कंपनीज, फैक्ट्रीज वगैरह हैं, तो वहां पे जो डेप्रीसिएशन लगता है वो हमेशा रिटन डाउन वैल्यू मेथड से लगता है, क्योंकि इनकम टैक्स की अथॉरिटी ने यही इसी मेथड को परमिट किया है। डीमेरिट्स ये हैं कि कई बार असेट्स को आप कंप्लीटली राइट ऑफ नहीं कर पाते, ठीक है, उसकी वैल्यू कई बार ऐसा होता है कि जीरो आ जाता है, लेकिन कई बार नहीं भी आ पाता। इसमें भी वही डीमेरिट्स है कि कई बार बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम लोग एक तरीके से इंटरेस्ट का जो फैक्टर्स होता है उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते। भाई जितनी भी हमने अमाउंट इन्वेस्ट करी है तो इसका कितना % लॉस एक तरीके से हमें हुआ है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को निकालना, इट्स नॉट ए इजी जॉब इन दिस, ठीक है, तो वो चीज़ आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका लास्ट पॉइंट, दैट इज नॉलेज मिलती है ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट का जो डेप्रीसिएशन है वो इसमें कोई पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसमें तो हर साल अलग अलग डेप्रीसिएशन लग रहे हैं। तो कैसे निकालोगे कि कब किस साल लगा है, कब कौन कितना लगा है ना। तो यहाँ पे आपको यूं नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो, नो, आपको पूरा फॉर्मेट के थ्रू ही करना पड़ेगा, तो उससे थोड़ी डिफिकल्टी आती है। ये वाले जो मेथड्स हैं वहां पे यूजफुल हैं जहाँ पे असेट्स की एक लॉन्ग लाइफ होती है, रिपेयर्स होती है, ठीक है, इन द लेटर ईयर्स होती है, और जैसे जैसे आपकी असेट्स बढ़ती जाती है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, उन सब पे एक तरीके से लगाना है, तो ये WDV मेथड सुटेबल हो सकता है। डेप्रीसिएशन, अच्छा डिफरेंस देख लेते हैं, ये हर साल लगता है एवरी ईयर ये डेप्रीसिएशन, लेकिन ये सेम लगता है हर साल, ये डिक्रीज होता चला जाता है। ये ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, ये रिड्यूसिंग पे लगता है। बुक वैल्यू इसकी हो सकती है 0 तक आ सकती है, लेकिन इसकी तो कभी नहीं आ सकती, नेवर लिखा है इसने, नेवर। दूसरी बात, इसमें हर साल बर्डन सेम रहता है, 1000 1000 1000, इसमें हर साल बर्डन कम हो जाता है। आप यही देख लीजिए, ये देखिए, पहले 1000 का लगा, नेक्स्ट ईयर 900, उससे नेक्स्ट ईयर 810, देखा ना, रिड्यूस हो रहा है आपका, तो हर साल बर्डन रिड्यूस होता है। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इसमें मोस्टली लो ही रखी जाती है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, लेकिन यहाँ पे हाई होती है मोस्टली। इनकम टैक्स की अथॉरिटी स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करने के लिए कभी नहीं बोलती है, लेकिन ये WDV को इनकम टैक्स की अथॉरिटी अप्रूव कर देती है। दूसरी बात, ये सुटेबल तब है जब रिपेयर चार्जेस वगैरह कम हैं और मतलब ऑब्सोलेंस के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन यहाँ पे असेट्स ये वाला रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है जब ऑब्सोलेंस के चांसेस बहुत एक तरीके से ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे साथ हैं, आप 8 पॉइंट डाल करके और भी लिख सकते हो, दैट इज अनदर नेम, और उस अनदर नेम में आप स्ट्रेट लाइन मेथड के भी अलग अलग नाम डाल सकते हो, स्ट्रेट लाइन, ओरिजिनल कॉस्ट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, और इसमें भी WDV, डिमिनिशिंग बैलेंस, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट, तो इस तरीके से 8th पॉइंट भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपकी जो डेप्रीसिएशन चैप्टर की जो थ्योरी है वो ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। थ्योरी को अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क।